इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोशी से अपना इतिहास रच जाते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो चुपचाप देश के लिए खेलता रहा। उसके बल्ले इससे शोर तो नहीं, लेकिन देश को बचाने के लिए रन निकले। वो ना तो कोई हेडलाइन की डिमांड करता था और ना ही किसी भी तरह की शोशेबाजी की। ना ही उन्होंने कभी स्लेजिंग की और हमेशा किंग की तरह वो मैदान पर बल्लेबाजी करते रहे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा की। चेतेश्वर पुजारा ने एक लंबे संघर्ष के बाद या देश को लगातार मैच जिताने के बाद या देश को मैच में बचाने के बाद अंत में आखिरकार उन्होंने अपना बल्ला जो है वो खूंटे पे टांग दिया, यानी कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा कहा। इंग्लैंड दौरे पर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और बेबाक कमेंट्री वो कर रहे थे और हर किसी के दिल में उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। लेकिन हम सबको तब कभी नहीं लगा था कि तब चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। और इवन हम सबको ये लग रहा था कि अभी बहुत क्रिकेट बची है और मे भी हो सकता है 1-2 साल और चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट खेले। लेकिन ये उनका अपना डिसीजन है और जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिस तरह से देश की सेवा की, उसी तरह से चुपचाप तरीके से उन्होंने बिना किसी लाइमलाइट में आए हुए क्रिकेट को अलविदा कह दिया। चेतेश्वर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं एक तो पहले हम सब की तरफ से, आपके फैंस की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, कि आपका जो ये नया सफर आप शुरू कर रहे हैं क्रिकेट के अलावा, हालांकि क्रिकेट से आप जुड़े रहेंगे, वहां पर भी ऐसी सफलता हासिल करें और ईश्वर की तमाम जो दुआएं हैं वो आपके साथ रहे। थैंक यू राजीव भाई। आई थिंक फैंस का जितने भी खिलाड़ी जिनके साथ मैं खेला हूँ, काफ़ी हम्म। कोचिस के साथ काम किया है। और मेरा जो ये करियर रहा है उसमें काफ़ी लोगों ने मदद की है। तो जी। जब मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किया तो तभी से काफ़ी विशेस आ रही है, काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। और सबने जिस तरह से मेरे क्रिकेट के करियर के बारे में बात करी, जिस तरह से मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे, तो एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि जी। भारतीय टीम को इतने साल तक मैंने भारतीय टीम टेस्ट टीम में खास करके क्रिकेट खेला। बहुत सारे अच्छे मैचेस हुए, बहुत सारे अच्छे सीरीज भी हुए जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो एक सेटिस्फाइंग करियर कह सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जी। आप जब इतने साल क्रिकेट खेलते हैं तो एक क्रिकेटर का एम यही रहता है कि जब भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, जब आप फील्ड पे जाते हो, जी। तो वहाँ वहाँ पर आप अपना बेस्ट जो प्रदर्शन है वो करने की कोशिश करते हैं। हर बार सक्सेस नहीं मिलता है। क्रिकेट की जर्नी में सक्सेस और फेलियर तो रहता ही है, बट आपकी जो कोशिश है वो बहुत ज़रूरी होती है। और अब तक मैंने जो भी क्रिकेट खेला उसमें मेरी पूरी कोशिश करी है, और उसी की वजह से आज जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से जी। उससे काफ़ी खुशी होती है। बट यस अगेन, क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट मतलब मेरे लिए वो बहुत मायने रखता था। और इतने साल भारतीय क्रिकेट जी। टीम में मैंने खेला, तो एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। जब सचिन पाजी रिटायर हुए थे चेतेश्वर भाई, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि आपके लिए तो क्रिकेट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लेने कैसे जाएंगे, कैसे आप इकट्ठा करेंगे ऑक्सीजन। तो उन्होंने कहा था यार, ग्राउंड से नाता तो जुड़ा ही रहेगा। तो क्या आपका भी कुछ ऐसे ही प्लान है, ऑक्सीजन के लिए ग्राउंड पे जाते रहेंगे बराबर? बिल्कुल। देखिए, ग्राउंड से कोई भी खिलाड़ी दूर नहीं रह सकता है। मैं अभी जी। भी एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद भी अपनी फिटनेस करते रहता हूँ। तो ग्राउंड पे जाके ही फिटनेस होती है। हम्म। फिर काफ़ी यंग खिलाड़ी के साथ मुलाकात होती रहती है। कभी भी आप जब ट्रैवल करते हो या तो किसी का कॉल आता है तो आप उनसे बात करते हैं। तो अल्टीमेटली क्रिकेट के बारे में बात होती है, उनको कुछ गाइडेंस चाहिए होता है तो वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और आगे जाके, अभी तो जैसे आपने कहा, वैसे मीडिया वर्क ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो जी। डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा। उसके साथ में आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में आएगी उसके बारे में मैं डेफिनेटली सोचूंगा, क्योंकि क्रिकेट से जी। जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है। जब आपने इतना एक्सपीरियंस ये गेम से लिया है, इतने साल अगर भारतीय टीम के जी। लिए मैंने खेला है, इवन आईपीएल में मैंने शुरू में केकेआर के साथ था, उसके बाद आरसीबी के साथ था। तो आप अलग अलग टीम के साथ जब रहते हैं तो वहां से आप काफी सारी चीजें क्रिकेट से सीखते हैं। और अगर जी। आपने जो भी सीखा है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है, आप सचिन पाजी की बात कर रहे थे, तो अभी भी याद है जब मैं एज ए यंगस्टर क्रिकेट इंडियन टीम का हिस्सा बना था, तभी काफी कुछ सीखा था मैंने सीनियर प्लेयर्स से। तो मेरे लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा कि मैंने जो कुछ भी क्रिकेट से सीखा है, वो नॉलेज जी। में पास ऑन डेफिनेटली करना चाहूंगा।
सिद्धेश्वर भाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, अब देश के पीएम ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया था रिटायरमेंट के बाद, जो चिट्ठी आई आपने पोस्ट भी किया उसको। क्या क्या कुछ इमोशंस थे घर पे जब वो चिट्ठी पहुंची आपके पास? आपकी, क्योंकि पत्नी से भी मैं मिला हूँ, फादर से भी मिला हूँ, क्या कुछ रिएक्शन था घर पे? देखिए, एक तो काफ़ी खुशी हुई और बहुत ही अगर आप वो लेटर को पढ़ेंगे तो बहुत बारीकी से उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन करी है। उन्होंने जी। मेरी जर्नी, क्योंकि मोदी सर जब गुजरात में सीएम थे, तभी भी उन्होंने मेरी क्रिकेटिंग जर्नी की शुरुआत हुई थी। हम्म। तो उन्होंने वो देखा हुआ है, उनको पता है कि कैसे सौराष्ट्र से मैं आगे बढ़ा हूँ और फिर उसके बाद में जाके भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया, इतने साल तक क्रिकेट खेला। और तो वो एक जर्नी उनको पता है, तो उन्होंने बहुत बारीकी से वो जर्नी में जिन जिन का रोल था वो भी मेंशन किया हुआ है। तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने समय निकाल के हम्म। ये लेटर लिखा। तो काफी इमोशनल मोमेंट होता है जब जी। ऐसी चीज, खास करके देश के प्रधानमंत्री आपको जब लेटर लिखते हैं। तो आपके हम्म। जो क्रिकेटिंग करियर की जो जर्नी है, खास करके भारतीय क्रिकेट की जर्नी, उसको अगर कॉम्प्लीमेंट उन्होंने किया है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। चित्रेश्वर भाई, क्योंकि ये जो नवरात्र के पहले का जो महीना होता है या जो दिन चल रहे होते हैं, उसको कहते हैं ना, अपने आप बुजुर्गों को याद करते हैं, पितृपक्ष चल रहा होता है। आप अपनी माँ के बहुत करीब थे, और क्योंकि जब आप रिटायर होंगे, जाहिर सी बात है, वो माँ का सपना और ये जो लेटर है, वो तमाम चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती जाती हैं। कैसे आप देखते हैं? बड़ा इमोशनल मोमेंट रहा होगा, क्योंकि एक माँ के सपने को पूरा करना, 17 साल की उम्र से आपने शुरू किया था मेहनत करना। मैं उस ग्राउंड पे भी आया हूँ इत्तेफाक से अंशुमन सर के साथ, और आपकी मेहनत मैंने देखी है कि अकेला आप जो है वहां पे उस धूप में, उस गर्मी में, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते थे। कैसे आप देखते हैं एक माँ का जब सपना पूरा होता है, खासतौर से, और जब इस तरह के दिन आते हैं जहाँ पे आप अपने तमाम पूर्वजों को, अपने जो परिवार के लोग हैं जो आपके साथ नहीं, उनको याद करते हैं तो? ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। खास करके जी। आपने मेरी मदर के रोल के बारे में बात करी, तो उनका रोल मेरी क्रिकेटिंग जर्नी में बहुत ही बड़ा है। हम्म। खास करके जब मैं छोटा था, तभी वो मुझे कहा करते थे कि आप क्रिकेटर तो अच्छे ज़रूर बनेंगे, क्योंकि वो देखते थे कि कितनी मेहनत मैं ग्राउंड पे जाके करता था। बट उनकी जो एडवाइस थी, ऑफ द फील्ड वाली जो एडवाइस, मैं कहना चाहूँगा कि आप भले ही हम्म। कितने भी बड़े क्रिकेटर हो, बट आप एक इंसान कैसे है, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और उन्होंने वो चीज़ मुझे बहुत ही, जब छोटा था तभी उन्होंने मुझे बताई थी कि आप कितने भी बड़े क्रिकेटर बन जाओ, बट आप एक अच्छे इंसान पहले बनना। तो वो जो उनका जो लेसन था, वो मुझे अभी भी मेरी लाइफ के साथ अटैच्ड है। क्योंकि एक अच्छे इंसान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, वो काफ़ी मायने रखता है। तो क्रिकेट में तो उतार चढ़ाव होते रहता है, आपको सक्सेस मिलती है, फेलियर भी होता हम्म। है। बट आप अगर एक अच्छे इंसान हो, तो आप उससे काफी सारी चीजें सीखते हैं हम्म। और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो मेरे मदर ने बहुत ही अर्ली एज पे मुझे ये लेसन सिखाया था। और उनका योगदान मेरे बचपन में बहुत ही ज्यादा रहा है, क्योंकि आज मैं जी। एक बड़ा क्रिकेटर बना हूँ, अच्छा इंसान बना हूँ। तो वो उनके जो संस्कार होते हैं, उन जी। उसकी वजह से मैं जो भी कुछ अचीव कर पाया हूँ। क्योंकि मेरे मदर, मैं जब 17 साल का था तभी उनको कैंसर था और उसकी वजह से उनका देहांत हो गया था। बट मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा मोमेंट, चैलेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि उससे हम्म। उभर कर आना और फिर क्रिकेट में वो जर्नी कंटिन्यू करना। और मेरे मदर ने, एक्चुअली मेरे वाइफ ने एक किताब लिखी है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। जी। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि मेरे मदर ने बचपन में ही मेरे पापा को बता दिया था कि हमारा जो बेटा है वो आगे जाके बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, मैं आपको लिख के ये चीज़ दे सकती हूँ। तो क्या तब तक बात। मैंने इंडियन टीम के लिए खेला भी नहीं था। तो 17 साल में मेरा, जब मेरे मदर का देहांत हो गया, उसके बाद जब मुझे पहला मौका भारतीय टीम में अंडर 19 में मिला, उसके बाद 2010 में मैंने जब डेब्यू किया, तो उनके जो वर्ड्स है वो बिल्कुल एकदम उसको मैं सही साबित कर पाया। तो हम्म। मेरे लिए ये बहुत प्राउड फीलिंग है आज, जब आप एक एज अ क्रिकेटर इतने हम्म। लंबे समय तक खेलते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपने पीछे क्या अचीव किया है,
वो काफी मायने करता है। और उसमें स्टैट्स या तो ऑन फील्ड अचीवमेंट नहीं होते, बट आपको हम्म। अपने अपने फैंस के साथ, अपने जो फेलो क्रिकेटर्स के साथ कैसे आपने बातचीत करी, कैसे बिहेव किया, कैसे वो मेमोरीज क्रिएट करी, हम्म। वो आप जब रिटायरमेंट लेते तभी वो याद रहता है। और मेरे लिए जो काफी करीब लोग थे मेरे लाइफ में, जैसे जी। मदर का रोल है, मेरे फादर का रोल है, मेरे वाइफ का रोल है। तो ये सारे जो लोग आपको आपकी जर्नी में हेल्प करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान योगदान होता है। क्योंकि जी। आप क्रिकेटर, एज अ क्रिकेटर आप आगे बढ़ते हैं, बट उसके पीछे एक टीम होती है कि जो आपको सपोर्ट करती है और जिसकी वजह से जी। आप आगे बढ़ते हैं। चेतेश्वर भाई, क्योंकि 103 टेस्ट मैच खेलना बहुत बहुत रेयर है, मतलब आज के दौर में जहाँ पे इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है। आपने 103 टेस्ट मैच खेला, पहला टेस्ट मैच और उसके बाद कई ऐसे पड़ाव जो आपकी लाइफ में आए होंगे जिसको हमेशा आप अपने साथ संजो के रखना चाहते होंगे। एक तो पहले टेस्ट मैच को की यादें कुछ बताएं, जब आप ड्रेसिंग रूम पहुंचे कैसा रहा, और उसके बाद जैसे जैसे आपका सफर आगे बढ़ा, आप एक कहते हैं ना अनसंग हीरो के तौर पे आप ड्रेसिंग रूम में जाते रहे होंगे। क्या कुछ बदलती चली गई चीजें आपके लिए, मतलब पहले टेस्ट मैच से लेके और 100वें टेस्ट मैच तक? देखिए, पहला टेस्ट मैच का जब डेब्यू हुआ तो वो तो बहुत ही बड़ा मोमेंट था मेरे मेरे लिए। और जी। कोई भी क्रिकेटर जब डेब्यू मैच खेलता है तो उनके लिए वो एक बड़ी बात होती है। मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी तभी टीम में थे। सचिन तेंदुलकर, जी। राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, माही भाई कप्तान थे। तो काफी सीनियर प्लेयर्स थे और उनके साथ बातचीत हुई, उनके साथ खेलने का मौका मिला, उनके साथ ड्रेसिंग रूम जब शेयर किया तो काफी सारी चीजें सीखी। बट डेब्यू मैच बहुत ही अच्छा रहा, बट उसके बाद तुरंत ही एक सेटबैक आया था मेरे करियर में। क्योंकि 2010 में मेरा डेब्यू हुआ और 2011 में ही तुरंत जस्ट आफ्टर माय डेब्यू सीरीज, उसके बाद दूसरे साल में ही मुझे आईपीएल के दौरान इंजरी हो गई थी, नी इंजरी हुई थी, जी। जिसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से लेके 8 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाया था। तो उतने समय में काफी सारी चीजें मैंने सीखी। तो जैसा मैं कह रहा था कि क्रिकेट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो मेरे लिए सक्सेस मिला और उसके बाद तुरंत ही बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक हो गया था वापस। और उसके बाद उससे उभर के आने के बाद 2012 से जो क्रिकेटिंग जर्नी की शुरुआत हुई, तब जी। से लेके अब तक फॉर्चुनेटली कोई इंजरी, मेजर इंजरी नहीं हुई है। जी। तो वो जो जर्नी रही उसके बाद 2012 से लेके 2000 ऑलमोस्ट 23 तक, जब तक मैं भारतीय टीम के लिए खेल रहा था, तो वो जर्नी बहुत ही बढ़िया रही। उसमें काफी इंपॉर्टेंट सीरीज हमने जीती। 2018 की ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी, 2021 की ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हुई थी, 2017 की सीरीज जो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के सामने हुई थी। तो ये हम्म। सारी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हुई जिसका मैं हिस्सा रहा था। और वहां पर 2000 करीब 2013-14 से लेके भारतीय टीम में एक ट्रांजिशन भी था। तो वो ट्रांजिशन के जी। दौरान काफी नए यंग खिलाड़ी आए। हम लोग ने काफी सारी क्रिकेट साथ में खेली थी अंडर 19 में, इंडिया ए में। तो वो जो कोर ग्रुप था भारतीय टीम का, वो ऑलमोस्ट 10 साल के करीब सबने साथ में क्रिकेट खेला। और काफी सारी मेमोरीज हमने क्रिएट करी, काफी सारी इंपॉर्टेंट सीरीज का हिस्सा रहे। और वहां पर भारतीय टीम का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। जो 100वें टेस्ट मैच तक का अगर सफर देखा जाए, क्योंकि हम्म। आपका जो 100 टेस्ट मैच है वो भी एक मेमोरेबल होता है, तो मेरे लिए वो जी। टेस्ट मैच दिल्ली में था। तो वो भी एक बड़ा और मेमोरेबल मोमेंट था। चेतेश्वर भाई, क्योंकि एक टेस्ट मैच, मतलब कई टेस्ट मैच हम सबने कवर किया, एक मुझे याद है जो श्रीलंका में आपने बल्लेबाजी की, क्योंकि हम गॉल टेस्ट मैच हार गए थे और वो टेस्ट मैच हमें जीतना बहुत जरूरी था। जिस तरह से आपने जाके वहां पांच के पांचों दिन बल्लेबाजी की, एक रिकॉर्ड जो शायद किसी भी आने वाले समय में किसी भी बल्लेबाज के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। कैसे मोटिवेट करते थे? हर आदमी ये जानना चाहता है, आज के यंगस्टर्स भी जानना चाहते हैं कि इतना लंबा बल्लेबाजी करना, सेशन दर सेशन बल्लेबाजी करना, और तब जब आपका कैप्टन बहुत अटैकिंग आ चुका हो, विराट कोहली शायद तब टीम के कैप्टन थे। कैसे आप देखते हैं मतलब एक कैप्टन का अटैकिंग होना, और आप जिस स्टाइल में जाके बैटिंग करते थे और पांचों दिन बैटिंग करना, मोटिवेशन कैसे कैसे ले आते थे? देखिए, एक तो हर एक क्रिकेटर को अपनी स्ट्रेंथ समझना बहुत ही जरूरी होता है। हम्म। मेरे लिए मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मेरी टेक्निक थी, मेरा डिफेंस था। एक तरीके की क्रिकेट मैं बचपन से खेलता आया हूँ। तो मुझे लगा हम्म। कि अगर मैं वही क्रिकेट खेलता जाऊंगा तभी मैं भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगा और तभी टीम को मैच जिता सकता हूँ।
तो हम्म। वो स्ट्रेंथ कभी मैंने छोड़ी नहीं। और उसके लिए देखिए, जब आप लंबी इनिंग या तो क्रीज पे लंबा समय कैसे बिता सकते हैं, वो एक हैबिट होती है। वो हैबिट आपको बचपन से क्रिएट करनी होती है। क्योंकि मेरे लिए हम्म। ये हैबिट, जब मैं सौराष्ट्र टीम से अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 जो एज ग्रुप क्रिकेट था, जो खेल रहा था, तो वहां से वो हैबिट की शुरुआत हुई है। क्योंकि सौराष्ट्र वो समय पे इतनी स्ट्रांग टीम नहीं थी। तो मैंने हम्म। जब 100 रन बना के मैं आउट हो जाता था, तो टीम का जो टोटल है वो करीब 180, 200, कभी कभी कभार 220 के आसपास पूरी टीम आउट हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि अगर मैं 100 बनाकर आउट होता हूँ तो टीम को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग मैच फिर भी हार रहे थे। जी। तो तब से ये जो बड़ी इनिंग खेलने का जो डिसीजन, या तो मैंने रियलाइज किया कि मैं अब मेरी विकेट फेंक नहीं सकता हूँ। मतलब 100 के बाद भी मुझे 150 जी। करने होंगे, 200 करने होंगे। तभी जो स्कोर बोर्ड है हमारी टीम का, वो 300 के करीब पहुंच सकता है, और तभी मैच हम जीत सकते हैं। तो वहां से वो हैबिट की शुरुआत हुई। वो रणजी ट्रॉफी में भी कैरी ऑन हुआ, और उसके बाद जब मैंने भारतीय टीम के लिए खेला, तो तभी भी वो हैबिट कंटिन्यू हो रही थी। तो आप किस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, अपने माइंड को हम्म। कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप क्रीज पे लंबा समय बिता सकते हैं। तभी आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो लंबे समय तक रह सकता है। चेतेश्वर भाई, एक ऑस्ट्रेलिया की भी इनिंग है, क्योंकि वो सीरीज भी हम सब कवर कर रहे थे, और जिस सीरीज में आपने 500 से ज्यादा रन बनाए, और शायद 500 से ज्यादा जो निशान है वो आपके शरीर पे भी थे इस सीरीज में। क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि बॉडी लाइन अटैक की हम वो सीरीज देख रहे हैं। कैसे उस सीरीज में कैसे आपने मैनेज किया, और क्या वो जो जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आदत पड़ गई थी, 18 डबल सेंचुरीज हैं आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्या वहां से मोटिवेशन मिला कि चोट लगे या कुछ भी कोई करे, मुझे खड़े रहना है बस? देखिए, एक तो पहले 2018 की सीरीज की थोड़ा जी। बात करना चाहूंगा, कि जहां पर जब पहली बार ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे हम लोग टेस्ट सीरीज जीते थे, जहां पर मेरा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रहा था। हाँ, 500 से तो ज्यादा रन थे उसमें। 500 जी। से ज्यादा रन थे वो सीरीज में। तो उसके पहले मेरा जो प्रिपरेशन था वो सीरीज के पहले, वो बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि वो सीरीज की शुरुआत हुई उसके ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से महीने के पहले ही मैंने एक अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर ली थी, कि ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो वहां पर पेस और बाउंस ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर मैं कैसे अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूँ। तो उसकी 2 महीने तक मैंने प्रिपरेशन करी। हमारे जो यहाँ पर लोकल जो एकेडमी में गेंदबाज थे, उनको मैंने बोला कि आप थोड़ा आगे से गेंदबाजी करिए, आपको थोड़ी तेज गेंदबाजी करनी होगी। तो वो प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन भी उतना ही अच्छा रहा। और जब आप जी। बात कर रहे थे 2021 की सीरीज, जहाँ पर काफी चोटें लगी थी, तो वो एक डिटर्मिनेशन जो आप जब भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और जब आप वहां पर क्रीज पे खड़े रहते हैं, तो आप, मेरे पापा ने मुझे बताया था कि आप अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, आप जब जी। भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिलियंस ऑफ क्रिकेट फैंस है भारतीय टीम के, उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वहां पर जो भी एडवर्स सिचुएशन आती है, कंडीशन होती है, उसको आपको टैकल करना ही होता है। और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल और रिलीजियस हूँ। तो मुझे एक कहते हैं कि हम्म। भगवान में थोड़ा फेथ है। तो वहां पर वो एक सुपर पावर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। क्योंकि आप देखिए, जब एडवर्स सिचुएशन में है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं ये जी। अकेले ये सब चीजें झेल रहा हूँ। क्योंकि जब गेंद बॉडी पे लगती है तो दर्द होता है, आपको काफी हम्म। बार अनबेरेबल पेन भी होता है। बट उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको आप कैसे सह सकते हैं, वो हम्म। मेरे ख्याल से एक सुपर पावर है, जो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। क्योंकि आप जब अच्छे दिल से आप जाते हैं ना कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो वो सुपर जी। पावर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। युधिष्ठिर भाई, इतनी चोटें आपने खाई हैं, तीन अगर सबसे खतरनाक स्पेल आपने जो खेले हैं, अगर आप उनका अगर नाम ले पाए, कि तीन सबसे खतरनाक स्पेल जो आपने अपनी 100 टेस्ट मैच के करियर के दौरान खेले। देखिए, पहला तो 2011 में मैंने मॉर्नी मॉर्कल और डेल स्टेन को साउथ अफ्रीका में जब खेला पहली बार, जी। तो वहां पर बहुत ही चैलेंजिंग लगा मुझे। काफी सीखना पड़ा उसके बाद। और फिर 2013 में उनके सामने ही प्रदर्शन अच्छा हुआ था। पर हम्म। 2011 में वो एक स्पेल उनका नई गेंद से डेल स्टेन और मॉर्नी मॉर्कल मॉर्कल का था, वो काफी चैलेंजिंग था। फिर 2014 में जिमी एंडरसन का
और वो स्टुअर्ट ब्रॉड वहाँ पर जब इंग्लैंड में गेंदबाजी कर रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हुई। फिर उसके बाद वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखा, और फिर 2018 में हम जब वापस इंग्लैंड में खेले तो वहाँ पर प्रदर्शन बेहतर हुआ। इसी तरह से 2015 में ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी मुश्किल हुई, तभी पैट कमिंस टीम में नहीं थे, बट वो एक ऐसे गेंदबाज थे जिनको मैंने जब ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेला तो काफी चैलेंजिंग लग रहे थे मुझे। और वो एक ऐसे गेंदबाज है कि ओवर द इयर्स पैट कमिंस और नेथन लायन दोनों ऐसा गेंदबाज है कि जिनके सामने मेरा सक्सेस भी अच्छा रहा, बट उन्होंने मुझे आउट भी किया, और वो ऐसे गेंदबाज है कि जो मुझे थोड़े चैलेंजिंग भी लगे। जी चितेश्वर भाई, क्योंकि बल्लेबाजी अपने आप में एक आर्ट है जिसमें आपने मास्टरी हासिल की, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना शोर किए आपने खामोशी से अपना सारा काम किया। तीन बेस्ट इनिंग्स अगर आपको अपनी रेट करनी हो तो कौन सी होगी वो? अह, तीन तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बट पांच, चार पांच मैं बताऊंगा। एक तो जी, श्रीलंका वाली आपने जो बात करी कि जहां पर 145 वो नॉट तो आउट कमाल था, करा था। कमाल की फिर इनिंग्स थी वो जी। हाँ जी, फिर एडलेड में 123 पहले ही टेस्ट मैच हाँ में 2018 जी। में। फिर उसके बाद बैंगलोर में 90 के आसपास स्कोर था मेरा 2017 में ऑस्ट्रेलिया के सामने। और फिर उसके बाद डेब्यू इनिंग्स 72 की 2010 में। 72 थी जी। हाँ हाँ, दूसरी इनिंग में जो बनाए थे वो काफी मेमोरेबल है मेरे लिए। तो ये अभी अभी तक की जो और तो बहुत सारी इनिंग्स है जो मेरे लिए पर्सनली काफी मेमोरेबल है, बट ये टॉप की तीन चार कह सकते हैं। चित्रेश भाई, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो आप मास्टर थे, उसमें उसमें तो कोई सवाल अब हम लोग कर नहीं सकते। कभी मलाल रहा इस जीवन में कि वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए? देखिए, जब इतने साल आप भारतीय टीम के लिए खेले तो फिर उसके बाद जो नहीं मिला उसके बारे में आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते। जब मौका था तभी मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश करी, और मेरे लिए तीनों फॉर्मेट क्रिकेट के मायने रखते थे। और मैंने जी। कोशिश भी करी अपनी कि मैं तीनों फॉर्मेट में अगर खेल पाऊँ वहां पर सक्सेसफुल हो पाऊँ। बट जो नहीं मिला उसके लिए इतना ज्यादा रिग्रेट नहीं है, जो मिला है उसके लिए काफी खुश हूँ मैं। लेकिन चित्रेश्वर भाई, वो टैग क्यों लगाया गया आप पे कि आप सिर्फ टेस्ट प्लेयर है? आपका स्ट्राइक रेट में देख रहा था, या हम्म। जिस तरह से आप कन्वर्ट करते थे अपनी इनिंग्स को, जितने शॉट की रेंज हम सब जितना क्रिकेट समझते हैं, वो एक वनडे क्रिकेट में या T20 फॉर्मेट में जो चाहिए वो थी आपके पास। क्या वो टैग आपको नुकसान कर गया, कि जो आप मतलब वनडे क्रिकेट बहुत नहीं खेले, या जो वर्ल्ड कप खेलने का एक चाहत होती है वो पूरी नहीं हुई, उस टैग ने कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान पहुंचाया? हाँ जी, ये कह सकते हैं, क्योंकि जब आपको एक टैग मिल जाता है टेस्ट क्रिकेटर का या तो टेस्ट स्पेशलिस्ट का, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक परसेप्शन भी खड़ा हो जाता है आपके करीब के, ये टेस्ट फॉर्मेट में बहुत अच्छा करते हैं तो उनको सिर्फ टेस्ट में ही खिलाते हैं हम्म। उनको वाइट बॉल में खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक परसेप्शन बन जाता है जिसको हटाना मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम देखिए, अगर मेरे करियर की बात करूँ तो पिछले 5 या 7 साल में मुझे पता था कि अभी मुझे टेस्ट फॉर्मेट में ही अच्छा करना होगा, मुझे जी। वाइट बॉल फॉर्मेट पे मौका नहीं मिलने वाला है। तो एक जब क्लैरिटी मिल जाती है तभी आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो वहां पर अच्छा प्रदर्शन भी होता है। तो मैंने हम्म। वो चीज मेरे करियर का जो लास्ट फेज था जहाँ पर 5 7 साल में मैंने ये रियलाइज कर लिया था, और वो हम्म। एक्सेप्ट भी कर लिया था कि मैं टेस्ट में ही फोकस अच्छा करूंगा, और वहां पर मेरा जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको करने की कोशिश करूंगा। चितेश्वर भाई, एक और मलाल तो जरूर होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेले। अ, जी हाँ, क्योंकि मेरे डेब्यू के बाद पाकिस्तान के सामने कोई टेस्ट मैच जी। हुआ ही नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा जो है सीरीज आप जरूर खेलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को पीटा जाए, जरा उसका एक अलग ही मजा है। मेरा आखिरी दो तीन सवाल है चेतेश्वर भाई। एक तो अलग अलग कैप्टन के रिजीम में खेले, ये नहीं पूछूंगा कि कौन सा कैप्टन बढ़िया था, लेकिन अलग अलग कैप्टन के साथ एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वो चाहे धोनी हो, चाहे विराट हो, रोहित हो, कैसे आप एज अ कैप्टन किस तरह से देखते हैं, और इनके साथ आपने कैसे अपने आप को अडॉप्ट किया? देखिए, हर एक कैप्टन की खुद की स्ट्रेंथ होती है, और उस हिसाब से वो अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं।
जैसे माही भाई की बात करें तो वो एकदम काम रहते हैं, हम्म। कैप्टन कूल कहा जाता है उनको। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है और उसी हिसाब से वो अपनी कप्तानी करते हैं। जब विराट की बात करें तो वो अग्रेसिव है, तो ऑन द फील्ड भी वो काफी अग्रेसिव रहते हैं। बट वो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है और उसी उसी तरीके से वो उनकी कप्तानी करते हैं, हम्म। टीम की कप्तानी करते हैं। फिर अगर रोहित की बात करें तो अगेन वो काम है, कम्युनिकेट अच्छा करते हैं प्लेयर के साथ। बीच में अजिंक्य ने भी एक सीरीज कप्तानी करी थी, तो जी। अजिंक्य भी काफी एकदम डाउन टू अर्थ सबके साथ बात करते हैं, प्लेयर्स से फीडबैक लेते हैं कि क्या टीम में करना चाहिए। तभी मैं वाइस कैप्टन भी था, तो उनको मैं जितना फीडबैक मुझे जो लग रहा था वो फीडबैक भी दे रहा था। तो हर एक कप्तान है वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कप्तानी करते हैं, और एज अ प्लेयर आप उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं, आपका फीडबैक जो जी। दे सकते हैं। क्योंकि जितना जितना आप क्रिकेट खेलते तो उसमें सीखते हैं आप क्रिकेट, और फिर आप जितना फीडबैक दे सकते हैं उतना देने की जी। कोशिश करते हैं। और फिर हर एक कप्तान के ऊपर होता है कि उनको कितनी चीजें उसमें से लेनी है और कितनी नहीं लेनी है। शुभमन गिल को एज अ कैप्टन कैसे, क्योंकि आप कमेंट्री कर रहे थे चेतेश्वर भाई, ड्रीम सीरीज थी उनके लिए, दो दो सीरीज बराबर भी हुई। एक तो ये जो नए लड़कियां हैं उनको आप कैसे देखते हैं, और शुभमन गिल को क्या आप तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी करते देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए, उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में तो बहुत ही बढ़िया कप्तानी करी, और हम्म। एज अ बैट्समैन भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। तो डेफिनेटली टेस्ट फॉर्मेट में उनकी कप्तानी आगे कंटिन्यू रहेगी। तीनों फॉर्मेट का मुझे पता नहीं, क्योंकि वो एक मैनेजमेंट का कॉल होगा कि क्या जी। मैनेजमेंट रेड बॉल और वाइट बॉल के दोनों कप्तान अलग रखना चाहते हैं या तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखना चाहते हैं। वो आगे के समय में ही देखना होगा कि क्या बीसीसीआई या तो टीम मैनेजमेंट की उसमें पॉलिसी या किस तरह से आगे फ्यूचर वो देख रहे हैं। बट अगर सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो उसमें शुभमन गिल ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी, और हम्म। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक वो टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। चेतेश्वर भाई, ऑल फॉर्मेट बैट्समैन की बहुत बात होती है, जैसे आपने कहा आप ऑल फॉर्मेट खेलना चाहते थे। अभी आज के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं कि तीन ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी कौन से आपको नजर आ रहे हैं जो आने वाले समय में लंबा खेल सकते हैं, तो वो कौन से लग रहे हैं आपको? देखिए, यंग खिलाड़ी में तो अभी शुभमन गिल और यशस्वी एक दो ऐसे प्लेयर है कि जो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और तीनों फॉर्मेट में वो अच्छा कर सकते हैं। हम्म। उसके अलावा यंग प्लेयर में और थोड़ा उनको समय देना होगा कि जो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स जो है अभी उसमें से कौन से प्लेयर्स है वो मल्टी फॉर्मेट प्लेयर्स बन सकते हैं। बट हम्म। यशस्वी और शुभमन का ऐसा लग रहा है कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए रेडी है, और उसमें तीनों फॉर्मेट के लिए बने हुए हैं। उसके साथ में ऋषभ भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, टेस्ट टीम में तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उनको वाइट बॉल में उनका प्रदर्शन और कैसे बेहतर हो सकता है, अगर वो प्रदर्शन वो बेहतर हम्म। करते हैं तो वो भी मल्टी प्लेयर फॉर्मेट बन सकते हैं। चितेश्वर भाई, क्योंकि भारत के कई गेंदबाजों को आपने नेट्स पे खेला, बुमराह, शमी, सबसे ज्यादा टफ कौन होता था भारत के 23 गेंदबाजों में जिनको आपने खिलाया? अ, बुमराह और शमी दोनों एक्चुअली, क्योंकि बुमराह तो उनकी एक्शन बहुत यूनिक है। जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं नेट में भी उतनी इंटेंसिटी से गेंदबाजी करते हैं, और शमी वो भी देखिए नेट में वो बहुत ज्यादा कंपिटिटिव हो जाते हैं, काफी बार आगे से भी गेंदबाजी करते हैं। तो वो भी दिक्कत हो जाती जी। है, वो नेट्स में नो बॉल होता है या नहीं वो देखते नहीं है। जी। तो उनकी पेस है वो नेट में तो और ज्यादा लगती है। जी, और सीम पे उनका बॉल गिरता भी है तो वो भी थोड़ा सा आगे से डालेंगे तो डेविएशन भी बहुत ज्यादा होगा। बहरहाल हाँ चलते जी। थे आखिरी, क्योंकि एक रिएक्शन आपका एशिया कप पे लेना भी जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच तो होना ही है, क्या एशिया कप भारत जीतने जा रहा है? चेतेश्वर पुजारा की प्रिडिक्शन भी ले ली जाए एक बार। अ, देखिए, मौका तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जी। यूएई में हो रहा है एशिया कप। तो वहाँ पर भारतीय टीम का अगर पास्ट में देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, कंडीशन वाइज जी। काफ़ी सिमिलर होती है इंडिया की कंडीशन से। और टीम का एक जो बैलेंस है वो भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो हम्म। चांसेस तो बहुत ब्राइट दिख रहे हैं। इम्पोर्टेंट मोमेंट पे देखिए, जब आप बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट मोमेंट पे टीम का प्रदर्शन कैसे होता है, खास करके जी। सेमीफाइनल मैचेस, जो नॉकआउट मैचेस होते हैं वहां पर उसका बहुत बड़ा असर होता है। और वहां पर मुझे लग रहा है कि अभी रीसेंट पास्ट की बात करें तो भारतीय टीम वो प्रेशर मोमेंट बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रही है, इसीलिए मुझे लग रहा है हम्म। कि मौका बहुत बड़ा है। चलिए चलते थे, पुजारा भाई, कोचिंग का अगर ऑफर आता है तो तैयार है कोचिंग के लिए आप?
देखिए, डेफिनेटली कंसिडर करूंगा और उसके लिए तैयार भी रहूंगा, क्योंकि अनुभव, आपका जो क्रिकेटिंग अनुभव है वो बहुत ही जरूरी होता है। और जी क्रिकेटिंग अनुभव आपने जो ऑन फील्ड आपने क्या किया है वो नहीं, बट आप प्लेयर को कैसे समझते हो और उनको क्या चीज जी सिखा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यस, फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसके लिए ओपन रहूंगा मैं। बिल्कुल। और क्रिकेट की नॉलेज के साथ साथ कामनेस जो चेतेश्वर पुजारा के अंदर है वो बहुत कम क्रिकेटर्स में देखने को मिलती है। और शायद एक कोच के लिए मैन मैनेजमेंट करना बहुत इजी होता है और जरूरी होता है, जो काम शायद चेतेश्वर पुजारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 10-12 सालों से न सिर्फ इंडियन क्रिकेट को वो जी रहे हैं, उसको देख रहे हैं, बल्कि उसको समझ भी रहे हैं, और शायद एक आइडियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं। बहरहाल अभी हम सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो भी काम चेतेश्वर भाई करें वो उसमें शानदार और जानदार रहें। जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की और हम सबको गर्व करने का मौका दिया कई बार क्रिकेट के मैदान पर, कुछ इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे और हमें ढेर सारी खुशियां देते रहे, अपने फैंस को भी ढेर सारी खुशियां देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतेश्वर भाई हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू राजीव भाई।